जब चांद आसमान से गायब होता है तब अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं उतरता, वो इंसान के भीतर भी उतर आता है। उस रात हवा भी धीरे चलती है, जैसे किसी राज को जगाना ना चाहती हो। कहते हैं अमावस्या की रात जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिखता नहीं। उस रात का जिक्र आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। मैं ये कहानी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अब मैं उस बोझ को और अपने भीतर नहीं रख सकता। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसने मेरी नींद, मेरा भरोसा और मेरी आत्मा सब कुछ छीन लिया। मैं उस समय एक छोटे से कस्बे में रहता था। कस्बा शहर से कटा हुआ, चारों तरफ खेत, पीपल के पुराने पेड़ और बीच में एक संकरी सड़क जो दिन में साधारण लगती थी लेकिन रात होते ही किसी जख्म की तरह डरावनी हो जाती थी। उस कस्बे के बाहर एक पुराना मकान था। लोग उसे ठाकुर हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वह कब बनी, बस इतना पता था कि वहां कोई नहीं रहता। लोग कहते थे अमावस्या की रात उस हवेली के आसपास से गुजरना मौत को दावत देने जैसा है। मैं इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उस दिन अमावस्या थी, आकाश में बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी नमी थी। दिन ढलते ही ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी धीरे धीरे दम तोड़ रही हो। शाम को मुझे अपने दोस्त रमेश के घर जाना था, जो कस्बे के दूसरे सिरे पर रहता था। माँ ने मना किया था, आज मत जा। माँ ने कहा था आज अमावस्या है। मैं हंस दिया, अमावस्या से क्या हो जाएगा माँ? माँ ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, पर फिर चुप हो गई। उसकी आंखों में डर था, वो डर जो शब्दों में नहीं उतरता। रात करीब 10:30 बजे मैं घर से निकला। रास्ता वही पुराना था जो ठाकुर हवेली के पास से होकर जाता था। आम दिनों में मैं उसी रास्ते से जाता था, पर उस रात माहौल कुछ अलग था। चारों तरफ सन्नाटा था, कीड़े मकोड़ों की आवाज भी नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने सांस रोक रखी हो। जैसे ही मैं हवेली के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई। मेरी गर्दन के पीछे अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने तेज कदम बढ़ाए, तभी मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। मैं रुका, पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। खुद को समझाया कि डर लगना स्वाभाविक है। आगे बढ़ा ही था कि अचानक हवेली की खिड़की में कुछ हिला। मैंने फिर देखा। इस बार यकीन हो गया, वहां कोई था। एक चेहरा, पीला, बेजान, आंखें इतनी गहरी कि जैसे उनमें अंधेरा भरा हो। मैं पत्थर की तरह जम गया। उस चेहरे की आंखें मेरी आंखों में गड़ी हुई थी। ना पलक झपक रही थी, ना कोई भाव। अचानक हवेली का दरवाजा चरमराया। मैंने भागना चाहा, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। दरवाजा धीरे धीरे खुला और भीतर से किसी के चलने की आवाज आई, खींचते हुए पैरों की आवाज। कौन है? मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी। कोई जवाब नहीं, बस वो आवाज पास आती हुई। अगले ही पल मुझे लगा किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, तुम आ गए। मैं चीख पड़ा और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। पीछे मुड़कर नहीं देखा। सांस टूट रही थी, दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। जब रमेश के घर पहुंचा तो मैं पसीने से भीगा हुआ था। रमेश ने मुझे देखकर कहा, तू इतना डरा हुआ क्यों है? मैंने सब कुछ बताया। उसने मेरी बात सुनकर हंस दिया। भाई, तू ज्यादा सोचता है, वो हवेली बस एक खंडहर है। मैं चुप हो गया, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उस रात मैं रमेश के घर ही रुक गया। आधी रात को मेरी आंख खुली। कमरे में अंधेरा था, खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। तभी मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, तुम आ गए। मैं उठ बैठा। रमेश गहरी नींद में था। आवाज फिर आई, इस बार साफ, मेरे नाम के साथ। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गया। बाहर देखा तो मेरी सांस अटक गई। वही चेहरा, खिड़की के बाहर, बिल्कुल पास। उसकी आंखों से काला पानी टपक रहा था। मुंह धीरे धीरे खुला और उसने कहा, अमावस्या की रात जो देख लिया उससे बच नहीं सकते। मेरी चीख पूरे कमरे में गूंज गई। रमेश जाग गया। जैसे ही उसने लाइट जलाई, खिड़की के बाहर कुछ नहीं था। अगले दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे हर रात वही आवाज सुनाई देती, कभी दरवाजे के बाहर, कभी छत पर, कभी मेरे कान के पास। मैं जहां भी जाता लगता कोई परछाई मेरे पीछे चल रही है। आईने में खुद को देखता तो एक पल के लिए मुझे अपना चेहरा नहीं दिखता, वही पीला चेहरा दिखता। मैं बीमार पड़ गया। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए।
मां ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने मुझे देखते ही कहा, अमावस्या की रात इसने किसी को देख लिया है, अब वो इसे नहीं छोड़ेगा। तांत्रिक ने बताया कि ठाकुर हवेली में सालों पहले एक परिवार ने आत्महत्या की थी। अमावस्या की रात, कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी किसी जिंदा इंसान की तलाश में रहती हैं। जो उन्हें देख ले वो उनका रास्ता बन जाता है। कई पूजा पाठ हुए, मंत्र पढ़े गए। कुछ दिनों के लिए आवाजें कम हो गईं। मुझे लगा सब ठीक हो गया, लेकिन मैं गलत था। अगली अमावस्या की रात जब पूरा कस्बा सो रहा था, मैं अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था। तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। आंख खुली तो देखा मेरे चारों तरफ वही चेहरे खड़े थे। दर्जनों, सैकड़ों, सब एक साथ बोले, अब तुम हमारे हो। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। अमावस्या के बाद वाली सुबह मैं होश में आया तो खुद को अपने ही घर के कमरे में पाया। खिड़कियां बंद थीं, दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगी हुई थी। सिर भारी था, जैसे किसी ने दिमाग को मसल दिया हो। मां बाहर बैठी रो रही थी। जब मैंने आवाज दी तो वो भागती हुई अंदर आई, जैसे डरती हो कि मैं फिर कहीं खो ना जाऊं। तू पूरी रात बोलता रहा, मां कांपती आवाज में बोली। किसी लड़की का नाम ले रहा था बार बार। मैंने चौंक कर पूछा, किस लड़की का? मां ने सिर हिला दिया। मैंने कभी वो नाम नहीं सुना, पर तेरी आवाज अपनी नहीं लग रही थी। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जो मेरे साथ जुड़ा है वो सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं है, वो अब मेरे भीतर रास्ता बना चुका था। शाम ढलते ही मुझे बेचैनी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। बार बार दिमाग में एक चेहरा उभर रहा था, एक लड़की का चेहरा, सफेद साड़ी, खुले बाल, आंखों में अजीब सी उदासी। मैं उसे जानता नहीं था, फिर भी लगता था जैसे बरसों से पहचानता हूं। रात को मैं छत पर चला गया। आसमान साफ था, लेकिन चांद नहीं था। हवा ठहरी हुई थी। तभी मुझे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तुम फिर छत पर आ गए। मैं पलटा। वो वही लड़की थी। इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई घाव नहीं था, कोई खून नहीं, बस आंखों में गहरी थकान और दर्द था, जैसे वो बहुत समय से कुछ कहना चाहती हो। तुम कौन हो? मेरी आवाज कांप रही थी। वो हल्की सी मुस्कुराई। मेरा नाम अनन्या है। उसका नाम सुनते ही मेरे सिर में तेज दर्द उठा। कुछ तस्वीरें मेरी आंखों के सामने घूम गईं। ठाकुर हवेली, एक बंद कमरा, दीवारों पर खून के निशान और वही लड़की रोती हुई। मैंने सिर पकड़ लिया। मेरे दिमाग से निकल जाओ। वो पास आई। अजीब बात यह थी कि मुझे उससे डर नहीं लग रहा था। अगर मैं निकल गई, उसने कहा, तो तुम मर जाओगे। मैंने उसकी तरफ देखा। यह सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? अनन्या छत की मुंडेर पर बैठ गई। क्योंकि तुमने मुझे देखा था अमावस्या की उस रात, और मैंने तुम्हें चुना। मेरे गले से बस यही शब्द निकला। हाँ, उसने कहा, मैं अकेली नहीं हूं। हवेली में और भी हैं, लेकिन मैं उनमें से हूं जो अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं बने। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम मरी कैसे? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे मारा गया था उसी हवेली में। अमावस्या की रात जिन लोगों ने मारा वो आज भी जिंदा हैं, लेकिन मेरी आत्मा वहीं बंद गई। उसने मेरी तरफ देखा। मुझे मुक्ति चाहिए, और उसके लिए मुझे एक जिंदा इंसान की मदद चाहिए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, और अगर मैंने मना कर दिया, वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो हवेली वाले तुम्हें खा जाएंगे धीरे धीरे, हर अमावस्या। उस रात मैं सो नहीं पाया। अनन्या मेरी छाया की तरह मेरे साथ रही, कभी खिड़की के पास, कभी आईने में, कभी मेरे कान के पास बैठी हुई। वो मुझे डराती नहीं थी, लेकिन उसका होना खुद एक डर था। अगले दिन उसने मुझे ठाकुर हवेली के बारे में वो बातें बताईं जो किसी किताब में नहीं मिलती। उसने बताया कि हवेली के नीचे एक कमरा है, एक ऐसा कमरा जहां अमावस्या की रात बलि दी जाती थी। वही जगह है जहां उसकी आत्मा बंधी है। अगर उस कमरे का सच बाहर आ जाए, उसने कहा, तो मुझे शांति मिल जाएगी। उस रात मुझे पता था, या तो सब खत्म होगा या मैं खुद। अनन्या पूरे दिन चुप थी। उसकी मौजूदगी अब ठंडी पड़ चुकी थी, जैसे वो धीरे धीरे इस दुनिया से दूर जा रही हो। शाम ढलते ही उसने पहली बार मेरी तरफ देखा और कहा, आज की रात के बाद
मैं शायद तुम्हें फिर कभी ना दिखूं। मेरे दिल में अजीब सी कसक उठी। डर के साथ साथ एक अजीब अपनापन भी था। अगर सब ठीक हो गया तो? मैंने पूछा। वो हल्की सी मुस्कुराई। तो तुम जिंदा रहोगे और यही काफी है। रात ठीक 12 बजे हम ठाकुर हवेली के सामने खड़े थे। हवेली पहले से ज्यादा जर्जर लग रही थी, जैसे इंतजार में हो। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही सड़ांध और ठंडक ने शरीर को जकड़ लिया। दीवारों से फुसफुसाहटें निकल रही थीं। नाम, रोना, हंसी, चीखें, सब एक साथ। हम नीचे तहखाने की तरफ बढ़े। हर सीढ़ी के साथ आवाजें तेज होती जा रही थीं। जैसे ही आखिरी सीढ़ी उतरी, वो कमरा दिखा। दीवारों पर सूखा खून, बीच में पत्थर की वेदी और चारों तरफ परछाइयां, काली टेढ़ी मेढ़ी आंखों के बिना। उन सब ने एक साथ मेरी तरफ देखा। ये हमारा है। मेरे कानों से खून निकलने लगा। मैं गिरते गिरते बचा। तभी अनन्या मेरे सामने आ खड़ी हुई। पहली बार उसका चेहरा डरावना लग रहा था। आंखें काली, आवाज भारी। पीछे हटो, वो चीखी। परछाइयां हंसने लगीं। तू भी हमारी ही है। अनन्या पलटी और मुझसे बोली, जो भी हो डरना मत। जो दिखे उसे सच मत मानना। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। वेदी के नीचे से एक हाथ निकला, फिर दूसरा। वो सब वही लोग थे जिन्होंने अनन्या को मारा था। उनके चेहरे सड़े हुए थे, लेकिन आंखों में अभी भी जिंदा इंसान का लालच था। इसने हमें उजागर किया, इसे यहीं खत्म कर दो। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैर हिल नहीं रहे थे। तभी अनन्या ने वो किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वो वेदी पर चढ़ गई। अगर इसे छोड़ दोगे, उसने कहा, तो मैं वापस तुम्हारे साथ बन जाऊंगी। कमरा सन्नाटे में डूब गया। मैं चिल्लाया, नहीं, ये मत करो। उसने मेरी तरफ आखिरी बार देखा। कभी कभी किसी को बचाने के लिए खुद को खोना पड़ता है। उसने आंखें बंद की। अगले ही पल जोरदार चीख गूंजी। पूरा तहखाना कांप उठा। परछाइयां जलने लगीं, दीवारों से टकराकर चीखती हुई गायब होने लगी। हवेली हिलने लगी जैसे सांसें टूट रही हूं। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं हवेली के बाहर पड़ा था। हवेली वहां नहीं थी, सिर्फ खुला मैदान और राख। अनन्या नहीं थी। उस दिन के बाद सब सामान्य हो गया। आवाजें बंद हो गईं। आईने में अब सिर्फ मेरा चेहरा दिखता था। डॉक्टर कहते हैं मैं ठीक हूं, पर सच ये है, हर अमावस्या की रात में जाग जाता हूं, क्योंकि जब अंधेरा गहराता है, मुझे अपने कान के पास एक जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मैं अब भी यही हूं, बस तुम्हारे पीछे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में बताइए हमारी कहानी कैसी लगी और आप अगली बार किस डरावनी कहानी को सुनना चाहेंगे। याद रखिए, डर हमेशा आपके करीब होता है और हम लाएंगे उसे आपके सामने। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रोशन हॉरर स्टोरी चैनल मेरे साथ, जहां हम आपको सुनाते हैं ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां जो दिन में सोचो तो मजाक लगें, लेकिन रात में वही कहानियां नींद छीन लेती हैं। आज की कहानी है एक बस का सफर जो कभी पूरा नहीं हुआ। अगर आप अकेले हैं या रात में ये वीडियो देख रहे हैं, तो हिम्मत बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है। वो सर्दियों की रात थी, करीब 11:45। बस स्टैंड लगभग खाली हो चुका था। दूर दूर तक बस 2-4 लोग और पीली स्ट्रीट लाइट्स के नीचे खड़ी एक पुरानी सी बस। बस का नंबर आधा मिट चुका था। शीशों पर धूल जमी थी और ड्राइवर की सीट पर बैठा आदमी एकदम शांत, बिना हिले डुले। मैंने टाइम देखा, यह आखिरी बस थी। कंडक्टर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी बस का दरवाजा अपने आप झरमराते हुए खुल गया। उस आवाज से मेरे शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। बस के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे हवा अचानक ठंडी हो गई हो। सीटों पर कुछ लोग बैठे थे, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। सब चुप, एकदम चुप। एक बूढ़ी औरत अपने आंचल में कुछ छुपाए धीरे धीरे हिल रही थी।
पीछे की सीट पर एक लड़का बैठा था जिसका चेहरा खिड़की की तरफ था। मैंने उससे पूछा, भाई ये बस कहां तक जाएगी? वो धीरे से बोला, जहां तक किस्मत ले जाए। उसकी आवाज मेरे कानों में अब भी गूंजती है। कंडक्टर आया, लेकिन उसने टिकट नहीं काटा, बस चल पड़ी। स्पीड मीटर काम नहीं कर रहा था। खिड़की से बाहर देखा तो सड़क सीधी नहीं थी, वो घूम रही थी, घूमती जा रही थी, जैसे कोई रास्ता नहीं, बस अंतहीन मोड़। मोबाइल निकाला, नेटवर्क नो सर्विस, और तभी बस के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। पीछे मुड़ा तो देखा एक लड़की सफेद सूट में सर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने सिर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। मैं चीख नहीं पाया, आवाज गले में ही अटक गई। वो बोली, ये बस मुझे हर रात यहीं लाती। उस लड़की ने बताया, 3 साल पहले इसी बस में एक एक्सीडेंट हुआ था। बस खाई में गिर गई थी, कोई नहीं बचा। मैंने चारों तरफ देखा, वही बूढ़ी औरत, वही लड़का। सबके चेहरे अब साफ दिख रहे थे। कोई बिना आंखों के था, कोई बिना हाथ के। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा, उसका चेहरा पूरा काला था। बस अचानक रुक गई। सामने एक टूटा हुआ बोर्ड था, अंतिम पड़ाव। कंडक्टर बोला, अब उतर जाओ। मैं भागा। पीछे से आवाज आई, जो एक बार इस बस में बैठ गया। बस के अंदर अब अजीब सी घुटन थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा सांसों के साथ नहीं, सीधे सीने पर वार कर रही हो। मैंने पीछे मुड़कर फिर देखा। वो जली हुई लड़की अब रो नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। बस अब शहर की सड़कों पर नहीं थी। खिड़की से बाहर देखा तो ना कोई दुकान, ना कोई मकान, बस काले पेड़ जिनकी डालियां जैसे बस को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। हर मोड़ पर पेड़ों से टकराने जैसी आवाज आती। किसी ने धीमी आवाज में कहा, यह रास्ता कब्रिस्तान की तरफ जाता है। मैंने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा जो अब भी आंचल में कुछ पकड़े थी। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने पूछा, माँ जी सब ठीक है? उसने आंचल थोड़ा सा हटाया। अंदर एक छोटा सा जूता था, बच्चे का जूता। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। वो बोली, मेरा बेटा इसी बस में कुचला गया था। अचानक बस के अंदर स्टॉप की घंटी अपने आप बजने लगी। कोई बटन नहीं दबा रहा था। कंडक्टर धीरे धीरे पीछे की तरफ आया। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रहा था। उसने मेरे कान के पास आकर कहा, अब तुम्हारी बारी है। मैंने डर के मारे अपनी सीट से उठकर खिड़की की तरफ देखा। बस के अंदर बैठे किसी भी इंसान की परछाई नहीं थी, सिर्फ मेरी। और तभी मुझे समझ आया, मैं अभी जिंदा हूं, बाकी सब नहीं। लड़का जो शुरू में खिड़की की तरफ देख रहा था, अब मेरी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा टूटा हुआ शीशा जैसा था। वो बोला, उस रात ड्राइवर सो गया था, बस तेज थी और मोड़ अचानक आया। उसकी आवाज के साथ मेरे दिमाग में एक्सीडेंट के सीन चलने लगे। चीखें, टूटती हड्डियां, और फिर सन्नाटा। बस अचानक रुक गई। मैं नीचे उतरा। सामने देखा तो वो बस जल चुकी थी। उसके टायर पिघले हुए थे, खिड़कियां टूटी थीं और बस के अंदर कंकाल बैठे थे। ड्राइवर की सीट पर एक जला हुआ शव था जिसकी आंखें अब भी खुली थीं। कंडक्टर की आवाज आई, अगर बचना है तो कभी भी रात की आखिरी बस में मत बैठना, क्योंकि हर सफर जीवित लोगों के लिए नहीं होता। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा और वहीं से मेरी यादें खत्म हो जाती हैं। जिस पल मेरे कंधे पर हाथ पड़ा, मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले से बाहर ही नहीं निकली। पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई इंसान नहीं था, वो वही कंडक्टर था, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में सफेद हिस्सा नहीं था, सिर्फ काला, गहरा काला। उसके मुंह से आवाज नहीं, जैसे हवा निकल रही हो। वो बोला, तुम अब आधे रास्ते पर हो, न जिंदा न मरा हुआ। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। अचानक बस का दरवाजा अपने आप खुला और मैं खींचा चला गया। बस के अंदर अब सीटें नहीं थीं, सिर्फ खून के धब्बे और टूटी हुई हड्डियां। छत से पानी नहीं, लाल बूंदें टपक रही थीं। वो जली हुई लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो गई।
अब उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था। उसने कहा, हमें मुक्ति चाहिए। हर साल कोई एक जिंदा इंसान इस बस में आता है। अगर वो डर से टूट जाए तो वो यहीं रह जाता है। बस अचानक चल पड़ी, बिना ड्राइवर के। तेज, बहुत तेज। खिड़की के बाहर अब सड़क नहीं थी, बस खाई, गहरी खाई, और नीचे वो ही एक्सीडेंट बार बार चल रहा था। कंडक्टर बोला, अगर बचना है तो डर को हराना होगा। मेरे दिमाग में बस एक ही नाम आया, हनुमान जी। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। बस के अंदर चीखें तेज होने लगीं, आत्माएं तड़पने लगीं। किसी ने चिल्लाकर कहा, इसे बाहर अचानक जोरदार झटका लगा। बस खाई के किनारे रुक गई। कंडक्टर चीखा, ये बच गया। और उसी पल मुझे किसी ने जोर से धक्का दिया। मैं सड़क किनारे पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। सामने एक बोर्ड लगा था, यहां 3 साल पहले बस दुर्घटना में 20 लोगों की मौत हुई थी। मेरे हाथ में अब भी वो टिकट था, लेकिन उस पर तारीख बदल चुकी थी। आज की तारीख। घर पहुंचने के बाद रात को जब मैं सोया, मेरे कान में फिर वही आवाज आई, अगला सफर। फिर उस रात के बाद मैंने खुद को समझाया कि सब एक वहम था, एक डरावना सपना। लेकिन कुछ सपने जागने के बाद भी खत्म नहीं होते। मैं अब रात में बस स्टैंड के पास नहीं जाता। अगर आपको ये कहानी सुनते समय एक पल के लिए भी डर लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय बजरंग बली, ताकि नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर रहें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक सावधान रहें, क्योंकि कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते। रात के ठीक 12 बजे थे। घड़ी की सुइयों की आवाज उस खाली से कमरे में कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। सरकारी अस्पताल का मुर्दा घर, जहां दिन में भी लोग रुककर सांस नहीं लेते, और रात में तो वहां खड़ा होना ही अपने आप में सजा लगता है। मेरा नाम अजय है। मैं उसी अस्पताल में चौकीदार था। दिन की ड्यूटी आसान होती थी, लोग आते जाते रहते थे, शोर रहता था। लेकिन महीने में 4 ऐसी रातें होती थीं जब मुझे मुर्दा घर की नाइट ड्यूटी दी जाती थी। पहली बार जब मुझे ये ड्यूटी मिली थी तो सीनियर ने बस इतना कहा था, रात में ज्यादा घूमना मत, और अगर कुछ आवाज आए तो बाहर मत जाना। मैंने हंसकर बात टाल दी थी। मुझे लगा ये सब डराने के लिए कहते हैं। उस रात मैं अकेला था, मुर्दा घर के बाहर वाली छोटी सी कुर्सी पर बैठा, हाथ में टॉर्च और जेब में मोबाइल। अंदर लोहे के बड़े बड़े फ्रिज थे जिनमें लाशें रखी जाती थीं। बाहर बरामदे में एक बल्ब जल रहा था जो बार बार झपक रहा था। करीब 1 बजे होंगे जब पहली बार मुझे ऐसा लगा कि अंदर से कोई हल्की सी आवाज आई, जैसे लोहे पर किसी ने नाखून से खरोंच मारी हो। मैं सीधा होकर बैठ गया। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मैंने खुद को समझाया, फ्रिज की आवाज होगी, मशीन है। लेकिन कुछ सेकंड बाद वो आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ। मैंने टॉर्च उठाई, दरवाजे के अंदर झांका। अंदर पूरा अंधेरा था, सिर्फ टॉर्च की रोशनी में फ्रिजों की लाइन दिख रही थी। मैंने आवाज दी, कोई है? मेरी ही आवाज गूंजकर वापस आ गई। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। खुद से कहा, बेकार में दिमाग मत लगा। लेकिन उस रात नींद नहीं आई। अगली नाइट ड्यूटी मैं पहले से थोड़ा सतर्क था। रात के करीब 2:30 बजे जब पूरा अस्पताल सन्नाटे में डूबा था, अचानक मुर्दा घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। इस बार कोई भ्रम नहीं था, कोई नंगे पांव ठंडी जमीन पर चल रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं कुर्सी से उठा ही नहीं। आवाज दरवाजे तक आई और वहीं रुक गई। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर अंदर से एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। पानी। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। पसीना ठंडा हो चुका था। मैंने बाहर की तरफ देखा, बरामदा खाली था। फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी ज्यादा पास से, पानी दे दो। मैंने डर के मारे भगवान का नाम लिया। दरवाजे को हाथ तक नहीं लगाया। सुबह होने तक मैं वहीं जड़ होकर बैठा रहा। तीसरी नाइट ड्यूटी से पहले मैंने सीनियर से साफ कहा, साहब अंदर कुछ ठीक नहीं है। वो बस मुस्कुरा दिए और बोले, तूने उस लड़की को देखा क्या? मैंने पूछा, कौन सी लड़की? वो बोले,
पिछले महीने एक लड़की लाई गई थी, रेप केस। पोस्टमार्टम के बाद लाश लेने कोई नहीं आया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो आगे बोले, नाइट ड्यूटी वाले अक्सर उसकी आवाज सुनते हैं। मैंने ड्यूटी बदलवाने की कोशिश की, लेकिन सरकारी नौकरी में ना कहने का विकल्प नहीं होता। उस रात मैंने ठान लिया था कि अगर कुछ हुआ तो मैं अंदर जाकर देखूंगा। रात 1:45 अचानक अंदर से फ्रिज खुलने की आवाज आई। क्लिक। मैं टॉर्च लेकर अंदर गया। एक फ्रिज का दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने कांपते हाथ से दरवाजा पूरा खोला। अंदर वो लड़की थी, चेहरा नीला, आंखें बंद, लेकिन उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थीं। मैं पीछे हट गया। तभी उसकी आंखें खुल गईं, सीधे मेरी तरफ देखती हुई, और उसके मुंह से एक ही लाइन निकली, तूने दरवाजा क्यों खोला? अगले पल लाइट चली गई। पूरा मुर्दा घर अंधेरे में डूब गया और मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब तू यहीं रहेगा। सुबह जब स्टाफ आया, मैं कुर्सी पर बेहोश पड़ा था। मुझे हॉस्पिटल के ही बेड पर होश आया। डॉक्टर ने कहा, तू भाग्यशाली है, पिछले चौकीदार की तरह अंदर नहीं मिला। मैंने पूछा, पिछला चौकीदार? डॉक्टर ने आंखें झुका ली और बस इतना कहा, उसकी ड्यूटी भी मुर्दा घर में थी। आज उस अस्पताल में कोई भी मुर्दा घर की नाइट ड्यूटी 3 महीने से ज्यादा नहीं करता, क्योंकि जो ज्यादा रुकता है वो लाशों की गिनती में शामिल हो जाता है। मैं अस्पताल के बेड पर लेटा था, लेकिन आंखें बंद करते ही वो चेहरा सामने आ जाता था। नीली त्वचा, खुली आंखें और वो सवाल, तूने दरवाजा क्यों खोला? डॉक्टर कहते थे मैं सदमे में हूं, लेकिन मुझे पता था जो मैंने देखा था वो सपना नहीं था। अगले 2 हफ्ते मुझे छुट्टी दे दी गई, मगर हर रात ठीक 2:30 बजे मेरे कानों में वही आवाज गूंजती, पानी। मैं पसीने में भीगा उठ बैठता। कमरा अंधेरा होता, लेकिन मुझे लगता कोई कोने में खड़ा है। एक रात हिम्मत करके मैंने लाइट जलाई। कमरा खाली था, लेकिन मेरे पैरों के पास फर्श गीली थी, जैसे किसी ने पानी टपकाया हो। छुट्टी खत्म हुई। मुझे फिर उसी अस्पताल में रिपोर्ट करना था। मैंने साफ मना कर दिया, मैं मुर्दा घर की ड्यूटी नहीं करूंगा। सुपरवाइजर ने मेरी फाइल पलटी और ठंडी आवाज में बोला, तेरी पोस्टिंग वहीं है। उस दिन मुझे पता चला, इस अस्पताल में कोई भी मुर्दा घर से ट्रांसफर नहीं होता। या तो आदमी खुद छोड़ देता है, या फिर मैंने सवाल पूरा नहीं किया। पहली रात मैंने मुर्दा घर के अंदर जाने से पहले दरवाजे पर ही जूते ढक लिए, उतार दिए। पता नहीं क्यों दिल ने कहा, अंदर कुछ है जिसे जूतों की आवाज पसंद नहीं। रात 12:30, सब शांत था। 1:10 पर अचानक फ्रिज नंबर 4 से धीमी धीमी रोने की आवाज आई, जैसे कोई गला दबाकर रो रहा हो। मैंने दरवाजे के बाहर से पूछा, कौन है? अंदर से आवाज आई, अजय। मेरा नाम। मैं पीछे हट गया। मेरे अलावा यहां मेरा नाम कोई नहीं जानता था। फिर वो बोली, तू मुझे पहचान नहीं पाया? मैं भागकर सीनियर चौकीदार के पास गया। उसने मेरी हालत देखी तो चुपचाप एक पुरानी फाइल निकाल लाई। फाइल के पहले पन्ने पर एक फोटो थी, वही लड़की। उसने कहा, इसका नाम राधिका था। रेप के बाद इसे जिंदा अस्पताल लाया गया था। पानी मांगती रही, लेकिन नर्सें शिफ्ट बदलने में लगी रहीं। सुबह होने से पहले वो मर गई। पोस्टमार्टम के बाद जब इसे फ्रिज में रखा गया, तभी से ये यहां अटकी हुई है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, फिर इसे जलाया क्यों नहीं गया? सीनियर ने मेरी तरफ देखा। लाश कभी क्लेम ही नहीं हुई। उस रात मैंने तय किया, अगर वो आत्मा है तो उसे शांति चाहिए। मैं फ्रिज नंबर 4 के सामने खड़ा था। धीरे से बोला, मैं तुझे पानी दूंगा। अचानक पूरा मुर्दा घर ठंडा हो गया। मेरी सांस भाप बनकर निकलने लगी। फ्रिज अपने आप खुला। वो बाहर नहीं आई, बस उसकी आवाज आई, पानी नहीं, न्याय चाहिए। मेरे कानों से खून निकल आया और तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं मुड़ा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन मेरे कंधे पर उंगलियों के नीले निशान थे। अगली सुबह अस्पताल में हंगामा था। फ्रिज नंबर 4 खुला मिला और अंदर कोई लाश नहीं थी, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो सीधे मुर्दा घर के मुख्य गेट तक गए।
और वहीं अचानक गायब हो गए। आज उस अस्पताल के बाहर एक छोटा सा मंदिर बना है। लोग कहते हैं रात के समय वहां कोई लड़की पानी रख जाती है, और अगर कोई रात में मुर्दा घर के पास रुक जाए तो कान में एक आवाज आती है, तू गवाह बनेगा या अगला नाम बनेगा। मंदिर बनने के बाद लोगों ने समझ लिया था कि सब ठीक हो गया है, राधिका को शांति मिल गई है, ऐसा सबको लगता था। लेकिन मुझे पता था कुछ आत्माएं शांति नहीं चाहती, उन्हें गवाह चाहिए होता है। मैंने अस्पताल छोड़ने की कोशिश की, ट्रांसफर के लिए आवेदन डाला, लेकिन हर बार फाइल वहीं अटक जाती, मुर्दा घर वाले सेक्शन में। एक रात करीब 2:17 मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उठाते ही दूसरी तरफ सांस लेने की आवाज थी। कोई बोल नहीं रहा था। मैंने कहा हेलो। तभी फोन में वही जानी पहचानी आवाज आई, आज आखिरी रात है। मेरे हाथ से फोन गिर गया। कॉल कट चुकी थी। उसी रात मुझे फिर नाइट ड्यूटी दी गई। मुर्दा घर के बाहर मंदिर की घंटी अपने आप बज रही थी। कोई वहां नहीं था। मैं अंदर गया। इस बार डर कम था, बेचैनी ज्यादा। अचानक सारे फ्रिज एक साथ क्लिक की आवाज के साथ खुल गए, और फिर एक साथ रोने की आवाजें। औरतें, बच्चे, मर्द, पूरा मुर्दा घर जैसे शिकायतों से भर गया। मैं कान बंद कर बैठ गया। तभी मेरे सामने वो दिखाई दी, राधिका। अब उसका चेहरा नीला नहीं था, बल्कि साफ, शांत और बेहद डरावना। वो बोली, मैं अकेली नहीं हूं अजय। उसने पीछे इशारा किया। फर्श पर सैकड़ों नाम खून से लिखे हुए थे। कुछ नाम मुझे परिचित लगे, वो चौकीदार, वो नर्स, वो डॉक्टर, और सबसे नीचे एक नया नाम उभर रहा था, मेरा। मैं चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। वो मुस्कुराई और बोली, तूने देखा और चुप रहा। अचानक मुझे सब दिखने लगा। उस रात का सच, जब राधिका तड़प रही थी, नर्सों का मजाक, डॉक्टर की लापरवाही और मेरी चुप्पी। मैं वहां था, मैंने आवाज सुनी थी, लेकिन मैं डर गया था, और डर सबसे बड़ा गुनाह होता है। मुर्दा घर की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ उसकी आवाज थी, अब तू गवाह बनेगा। फर्श से हाथ निकल आए, मेरे पैरों को पकड़ लिया, ठंडी उंगलियां मांस के बिना। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब था। दीवारें धीरे धीरे फ्रिज बन रही थीं, और आखिरी फ्रिज पर मेरा नाम लिखा था। सुबह जब अस्पताल खुला, मुर्दा घर के बाहर एक नई फोटो टंगी थी, मेरी। नाम के नीचे लिखा था, नाइट ड्यूटी स्थायी, आज भी। अगर आप उस अस्पताल के पास से रात 2:17 पर गुजरें, तो मंदिर की घंटी नहीं, मुर्दा घर से किसी के रोने की आवाज आएगी। और अगर ध्यान से सुने तो एक आवाज पूछती है, तूने देखा है क्या? क्योंकि अब अगला गवाह तुम हो। मैं मर चुका था, कम से कम कागजों में, लेकिन सच ये है कि मैं अब भी मुर्दा घर में था। फ्रिज नंबर 9। मुझे ठंड लगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं लग रही थी। मुझे सांस लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी सीना ऊपर नीचे हो रहा था। और सबसे डरावनी बात, मैं सब सुन सकता था। सुबह की शिफ्ट आई, एक नया चौकीदार, नाम दीपक। उसे बताया गया, नाइट ड्यूटी आसान है, बस दरवाजा बंद रखना। मैं उसे देख रहा था। वो मेरी पुरानी कुर्सी पर बैठा, मोबाइल चला रहा था, हंस रहा था। मुझे याद आया, मैं भी ऐसा ही था। रात 1:43 पर मैंने पहली बार कोशिश की। फ्रिज के अंदर से मैंने नाखून घसीटे। दीपक रुक गया। उसने इधर उधर देखा। चूहा होगा कहकर फिर मोबाइल देखने लगा। मैंने फिर आवाज की, इस बार जोर से। वो खड़ा हो गया, टॉर्च लेकर मेरे फ्रिज के सामने आया और वही गलती की जो मैंने की थी। उसने दरवाजा खोला। उसकी टॉर्च की रोशनी सीधे मेरे चेहरे पर पड़ी। वो चीख नहीं पाया, क्योंकि उसकी आवाज मैंने पहले ही सुन ली थी। पानी मेरे मुंह से नहीं निकली, मेरे अंदर से आई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर फर्श से चिपक चुके थे। तभी मैंने उसे दिखाया, राधिका को, बाकी सबको, वो सब जो इस मुर्दा घर में बिना न्याय मरे थे। दीपक रोने लगा। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जवाब दिया, मैंने भी यही कहा था। सुबह अस्पताल में फिर हंगामा था। दीपक जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। वो बोल नहीं सकता था, बस रात 2:17 पर एक ही हरकत करता, पानी मांगता।
अब मुर्दा घर में 3 फ्रिज हमेशा खाली रखे जाते हैं क्योंकि कुछ ड्यूटी खत्म नहीं होती, बस सौंपी जाती हैं। और अगर आप आज रात किसी अस्पताल के मुर्दा घर के पास हों और कोई आपसे पूछे डरते हो क्या, तो जवाब मत देना, क्योंकि यहीं से नाइट ड्यूटी शुरू होती है। रात अब मेरे लिए समय नहीं रही, यहां सिर्फ शिफ्ट बदलती है। फ्रिज नंबर 9 मेरा घर बन चुका था। मैं लाश नहीं था, लेकिन जिंदा भी नहीं। मैं अब नाइट ड्यूटी का हिस्सा था। हर रात 2:17 पर मुर्दा घर अपने आप जाग जाता। फ्रिजों से ठंड नहीं निकलती, यादें निकलती हैं, चीखें नहीं, सवाल। एक रात एक और लड़का आया, नया इंटर्न डॉक्टर, नाम करण। उसे बताया गया था रात में मुर्दा घर के पास मत रुकना, लेकिन डर इंसान को नहीं, जिज्ञासा को रोकता है। वो अंदर आया, फाइल देखने के बहाने। मैं उसे देख रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में डर नहीं था। रात 2:17 मैंने फर्श पर पैरों की आवाज बनाई। करण चौंका। कि कौन है? मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने उसे दिखाया सच। उसने देखा वो लड़की राधिका, वो बच्चे जो रिपोर्ट में नेचुरल डेथ लिखे गए, वो चौकीदार जो सवाल पूछने लगे थे। और फिर उसने मुझे देखा। मेरी फोटो मुर्दा घर की दीवार पर, नाम के नीचे लिखा था ड्यूटी जारी है। करण की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, मैं बाहर सबको बता दूंगा। मैंने सिर हिलाया और कहा, हम सब ने यही कहा था। सुबह अस्पताल में पुलिस आई। करण गायब था, लेकिन उसकी फाइल मुर्दा घर के रिकॉर्ड में जुड़ चुकी थी। फ्रिज नंबर 12 नया। अब मैं अकेला नहीं हूं। यहां हर वो इंसान है जिसने देखा और चुप रहा। हम किसी को मारते नहीं, हम ड्यूटी सौंपते हैं। अगर आज रात आप हेडफोन लगाकर सुन रहे हैं और आपके पीछे कोई आवाज आए, तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि मुर्दा घर में नाइट ड्यूटी हमारी नहीं, अब आपकी है। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो समझ लीजिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। ऐसी ही सच्ची और खौफनाक रातों की दास्तानें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं डर गया, क्योंकि यहां कहानियां सुनाई नहीं जाती, यहां ड्यूटी सौंपी जाती है। मिलते हैं अगली रात अगली कहानी के साथ। तब तक याद रखना, हर अंधेरा जगह खाली नहीं होती। हर इंसान के अंदर एक डर छुपा होता है। कुछ लोग उसे नजरअंदाज करते हैं और कुछ उसे सुनना चाहते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो सच्ची और खौफनाक कहानियों पर यकीन रखते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। रोशन हॉरर स्टोरी, जहां हर आवाज, हर परछाई एक नई कहानी सुनाती है। नए व्यूअर्स से एक गुजारिश, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी हिम्मत अभी परखी जानी बाकी है। आज की कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की सच्ची आपबीती, जो एक भयानक जंगल में फंस गया। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये वो सच है जिसे सुनने के बाद आप रात में सवार करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो अंत में हुआ वो आज तक उस ड्राइवर की रूह को कांपने पर मजबूर कर देता है। मेरा नाम रमेश यादव है, उम्र करीब 38 साल। पिछले 14 साल से ट्रक चला रहा हूं। लोग कहते हैं ड्राइवर डरता नहीं, लेकिन सच ये है, डर सबको लगता है, बस कुछ लोग उसे छुपा लेते हैं। मैंने जिंदगी में कई खतरनाक रास्ते देखे हैं, पहाड़ी सड़कें, बारिश में फिसलती ढलानें और सुनसान हाईवे। पर जिस जंगल में मैं उस रात फंसा, वो रास्ता नहीं था, वो इम्तिहान था। तारीख थी 18 अगस्त, बारिश का मौसम। मुझे रायपुर से रांची तक स्टील का माल पहुंचाना था। शाम के करीब 7 बजे ट्रक निकाला। सब कुछ सामान्य था। ढाबे पर चाय पी, घर बात की, और रात होते होते मैं हाईवे पर अकेला था। करीब 11:45 जीपीएस ने बोला, आगे से दाएं मुड़िए, शॉर्टकट उपलब्ध है। मैंने सोचा 40 किलोमीटर कम, डीजल बचेगा, सुबह जल्दी पहुंच जाऊंगा। यही सोच मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही ट्रक मुड़ा, पक्की सड़क खत्म, कच्चा रास्ता, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, हेडलाइट की रोशनी बस कुछ मीटर तक। अचानक महसूस हुआ बहुत ज्यादा खामोशी, न झींगुर, न पक्षी, न हवा।
ऐसी खामोशी जो कानों में सीटी बजाने लगे। मैंने रेडियो ऑन किया, स्टैटिक आवाज। मोबाइल देखा, नो नेटवर्क। करीब 12:30 पर एक तेज झटका लगा। ट्रक ऐसे रुका जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। इंजन बंद। मैंने चाबी घुमाई, कुछ नहीं। दूसरी बार, कुछ नहीं। तीसरी बार, तभी जैसे कोई सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। पहले लगा शायद जानवर होगा, लेकिन फिर बहुत साफ आवाज आई, ड्राइवर। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने शीशे से बाहर देखा, कुछ नहीं, लेकिन आवाज फिर आई, नीचे उतर जा। ये आवाज कानों से नहीं, सीधे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने हेडलाइट फुल की, तभी पेड़ों के बीच कुछ हिला। एक सफेद आकृति, लंबी, बहुत पतली। वो चल नहीं रही थी, फिसल रही थी। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। ड्राइवर साइड का दरवाजा, इतनी जोर से जैसे कोई अंदर घुसना चाहता हो। मैंने तुरंत दरवाजा लॉक किया। सीट के नीचे रखा हनुमान जी का लॉकेट मुट्ठी में कस लिया। धीरे धीरे मैंने साइड मिरर की तरफ देखा और मेरी रूह कांप गई। एक चेहरा, बहुत पास, आंखों की जगह काला गड्ढा, मुंह हद से ज्यादा खुला हुआ और होंठों पर धीमी धीमी मुस्कान। मेरे मुंह से अपने आप निकला, जय बजरंग बली। मैंने हनुमान चालीसा शुरू की। हर चौपाई के साथ बाहर की आवाजें तेज होती गईं, जैसे कोई गुस्से में आ गया हो। चालीसा पूरी भी नहीं हुई थी कि ट्रक स्टार्ट, अपने आप। इंजन की आवाज उस रात सबसे खूबसूरत आवाज थी। मैंने पूरा एक्सीलेटर दबाया। पीछे देखा, वो साया अब भी खड़ा था, लेकिन इस बार वो हंस रहा था। ट्रक स्टार्ट हो चुका था, लेकिन दिल अब भी तेज धड़क रहा था। मैंने पीछे नहीं देखा, बस एक्सीलेटर दबाए रखा। कुछ दूर जाने के बाद रास्ता फिर से कच्चा हो गया। हेडलाइट की रोशनी अजीब तरह से बिखर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल अब और घना हो गया हो। मैं लगातार चला रहा था। घड़ी देखी, 1:05 सुबह। 10 मिनट बाद फिर देखा, 1:05 सुबह। मेरे हाथ कांप गए। ये कैसे हो सकता है? घड़ी की सुइयां जैसे जमी हुई थी। मैंने मोबाइल निकाला, बैटरी फुल थी, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं बदल रहा था। न समय, न सिग्नल। थोड़ी दूर आगे हेडलाइट में कुछ चमका। पहले लगा शायद पत्थर होंगे, लेकिन पास जाने पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ट्रक, पुराने, जंग लगे हुए, टायर आधे जमीन में धंसे। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 6 से 7 ट्रक सड़क के किनारे खड़े थे। मैंने ध्यान दिया, सबके दरवाजे खुले थे, लेकिन कहीं कोई ड्राइवर नहीं। डरते डरते मैंने एक ट्रक के केबिन में झांका। सीट पर चाय का कप रखा था। डैशबोर्ड पर अगरबत्ती जली हुई थी, लेकिन धुआं नहीं उठ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ड्राइवर बस अभी उतरा हो, पर कब और क्यों कोई वापस नहीं आया। तभी चारों तरफ से फुसफुसाहट शुरू हो गई, यहीं रुक जा, थक गया होगा। हम भी यहीं रुके थे। आवाजें एक नहीं थीं, बहुत सारी थीं। किसी में दर्द था, किसी में गुस्सा और किसी में अजीब सी खुशी। मैंने आगे देखने की कोशिश की, लेकिन अपने आप नजर चली गई रियर मिरर पर, और इस बार जो दिखा वो पहले से भी भयानक था। मेरे ट्रक के पीछे वो सारे ड्राइवर खड़े थे, सफेद कपड़ों में, खामोश। उनकी आंखें नहीं थीं और सब एक साथ मेरी तरफ देख रहे थे। उनमें से एक धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाज अब बिल्कुल साफ थी, हमने भी शॉर्टकट लिया था, हम भी जल्दी पहुंचना चाहते थे, अब तू भी यहीं रहेगा। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि ट्रक अचानक फिर से झटका खा गया। इंजन बंद, लाइट्स टिमटिमाई और बुझ गईं। चारों तरफ पूरा अंधेरा, बस उनकी फुसफुसाती आवाजें। मुझे लगा अब सब खत्म। मैं सीट से फिसलकर नीचे बैठ गया। आंखों से आंसू अपने आप निकल आए। मैंने कहा, हे भगवान, अगर आज बचा लिया तो कभी रात में इस रास्ते से नहीं जाऊंगा। मैंने जेब से वही हनुमान जी का लॉकेट निकाला और आंख बंद कर ली। अचानक जमीन में हल्की कंपन हुई, जैसे कोई बहुत बड़ा कदम रख रहा हो। फुसफुसाहट चीखों में बदल गई और फिर एक जोरदार दहाड़। ऐसी दहाड़ जो इंसान की नहीं हो सकती। किसी ने कान के पास कहा, वो आ गया। मैंने आंख नहीं खोली, बस मंत्र पढ़ता रहा। मैंने आंखें बंद कर रखी थीं, शरीर कांप रहा था। वो दहाड़ अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई, ऐसी ठंड जो हड्डियों के अंदर तक उतर जाए।
मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। हेडलाइट अपने आप फिर से जल चुकी थी, लेकिन अब जो दिख रहा था वो पहले जैसा जंगल नहीं था। पेड़ टेढ़े मेढ़े खड़े थे, जैसे किसी दर्द में हों। जमीन पर अजीब अजीब निशान थे, मानो कुछ बहुत भारी घसीटा गया हो। और हवा में एक गंध थी, नमी और पुरानी मिट्टी की। अचानक मेरे ट्रक के सामने कुछ खड़ा दिखा। पहले लगा कोई बहुत बड़ा जानवर है, लेकिन फिर वो सीधा खड़ा हो गया, बहुत ऊंचा, पेड़ों से भी ऊंचा। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, बस दो चमकती हुई आंखें अंधेरे में जल रही थीं। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजी, यह रास्ता मेरा है। मेरी सांस अटक गई। वो एक कदम आगे बढ़ा, जमीन फिर से कांप उठी। उसने कहा, जो भी यहां शॉर्टकट लेता है वो अपना समय यहीं छोड़ जाता है। तभी मुझे समझ आया, घड़ी क्यों रुक गई थी। ये जंगल समय खा जाता था। उसने अपना हाथ उठाया, हवा में कुछ तस्वीरें बनने लगीं। मैंने देखा, हर ट्रक ड्राइवर मेरी तरह ही डरा हुआ था। सबने जीपीएस की बात मानी थी, सबने जल्दी पहुंचने की सोची थी, और फिर सब यहीं फंस गए। उनकी आवाजें अब साफ थीं, मत रुकना, पीछे मत देखना। वो आकृति अब बिल्कुल पास थी। उसने कहा, मैं तुझे छोड़ सकता हूं। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। फिर वो बोला, लेकिन एक शर्त पर। मैंने डरते हुए पूछा, क्या क्या शर्त? उसकी आंखें और तेज चमकी। तू कभी किसी को इस जंगल का रास्ता नहीं बताएगा, ना जीपीएस पर भरोसा करेगा, और हर ड्राइवर को चेतावनी देगा। मैंने सिर हिलाया। मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली, मैं वादा करता हूं। तभी वो पीछे हटने लगा। जंगल की आवाजें धीरे धीरे शांत होने लगीं। अचानक तेज रोशनी। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब खोली, सुबह हो चुकी थी। मैं एक पक्की सड़क पर था। आगे एक ढाबा दिख रहा था। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरा। पैर अब भी कांप रहे थे। ढाबे पर बैठे एक बूढ़े आदमी ने मुझे देखा और बस इतना बोला, बच गए बेटा। मैं चौंक गया। आपको कैसे पता? वो बोला, जो उस जंगल से निकल आता है वो ऐसा ही दिखता है। उसने दीवार की तरफ इशारा किया। वहां लिखा था, रात में इस जंगल का रास्ता मत लेना, जो गया वो लौटा नहीं। आज भी मेरे ट्रक के पीछे एक लाइन लिखी है, शॉर्टकट नहीं, जिंदगी चुनो। मैं हर ड्राइवर को यही कहता हूं, रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन कुछ जंगल आज भी जिंदा हैं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही सच्ची और भयानक आप बीती के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, मुझे डर नहीं लगा। अगली कहानी तक रात के सफर से सावधान।